आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जहां पर यूके से FTA अब यहां पर ऑलमोस्ट डन डील है। किस तरह का फायदा, किस तरह के नंबर्स यहां पर दोनों कंट्रीज में निकल के आ सकते हैं, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे US ईरान डील से अब यहां पर क्या क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरनाइट हमने US फेड मीटिंग भी देखी है, तो दो बड़े इवेंट्स यहां पर ओवरनाइट मार्केट्स में, जिसका पूरा ही बाजार यहां पर इम्पैक्ट दिखाता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ इन सब पर चर्चा करने के लिए टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुंबई यूनिट के सेक्रेटरी हरीश पारेख हैं, बेसिस फंड सर्विसेज के फाउंडर एंड MD CA आदित्य शेष हैं, एंड केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया हैं। सबसे पहले आदित्य शेष जी से बात करेंगे। आदित्य जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पहले तो जिस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट आप यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे? एक तरफ US ईरान की डील है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर मार्केट्स में एक ईज आते हुए देखी है, दूसरी तरफ बहुत हॉकिश स्टेटमेंट्स यहाँ पर US की तरफ से आती हुई नजर आई हैं। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि अभी हर चीज का वेपनाइजेशन हो रहा है और हमें वेपनाइजेशन के जिंदगी में जीना हमें सीखना पड़ेगा, जहां हर कोई वस्तु के ऊपर वेपनाइजेशन होगा। तो ये यूके का जो साथ हमारा FTA हुआ है, बहुत ही अच्छा है। इट गिव्स अस एक्सेस टू देयर मार्केट्स बेटर देन बिफोर। और US का जो रवैया होगा, हमें फूक फूक के चाय पीनी पड़ेगी, हर समय सोचना पड़ेगा। ये उनका रवैया है और मैं तो उनको दोष नहीं दूंगा। सब सब अपने अपने परिस्थिति के बंदी। आगे जाते हुए अगर ओवरऑल हम यहाँ पर पॉलिसीज देखें, पोर्टफोलियोज देखें, यहाँ से अब आप क्या वॉच करना चाहेंगे? यहाँ से मैं वॉच करना चाहूंगा कि हॉर्मुज कैसा खुलता है, उसका प्रभाव क्या होता है, ऑयल 80 से नीचे घटेगा क्या, और उसके परिणाम जो हमारे एफएक्स के ऊपर होंगे उस पर क्या होगा, ये मैं बहुत गौर से देखूंगा। मेरे लिए स्टॉक मार्केट जो है वो कोलैटरल है, क्योंकि अगर ये सब सही हो जाता है then our economy is on an even better footing। मैं आज भी कह रहा हूं कि दुनिया में जहां सभी देशों में आज कठिनाइयां है, इंडिया इज द लोन शाइनिंग स्टार इन अदरवाइज अ डेड वर्ल्ड। तो अगर ये हॉर्मुज का जो परिस्थिति बेहतर हो गया, ऑयल का प्राइस पीछे गिर गया, ऑटोमेटिकली जो हमारे करेंसी है अप्रिशिएट हो जाएगा और हमारे इंपोर्ट के जो दिक्कतें हैं वो भी कमी हो जाएगा। सो आई बिलीव कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑयल, और मैं हमेशा मानता हूं कि ऑयल के विकल्प होना चाहिए। जो हमारे पास जैविक कृषि है, जो हमारे सोलर एनर्जी का कंजम्पशन होगा, जो हमारे ऑर्गेनिक जो उर्वरक होंगे, इन चीजों पे हमें गौर करना है एंड इंसुलेट आवरसेल्व्स। मैं तो मानता हूं कि जैविक कृषि एक बीमा है, वैसे ही सौर ऊर्जा एक बीमा है, वैसे ही इथेनॉल एक बीमा है। ऑलराइट, तो सोलर, एथेनॉल यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मूव्स के तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं। अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए आशीष जी यहाँ से, तो क्या कुछ उसमें होना चाहिए? बिकॉज हमने कमोडिटीज़ को यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ देखा। अभी भी अगर हम देखें तो कच्चे तेल में ऑफकोर्स वॉल्टिलिटी रही है, लेकिन एक रीबाउंड यहाँ पर एक्विटीज़ में है। रुपए में वो इनिशियल गिरावट के बाद थोड़ा सा एप्रिसिएशन लौटा है। मेटल्स में यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है। किस तरह से आप आगे जाता हुआ पोर्टफोलियो देखते हैं? एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे कहेंगे? परफेक्ट पोर्टफोलियो लॉन्ग ओरिएंटेशन होना चाहिए। शॉर्ट में आप थोड़ा खेल सकते हो, लॉन्गिश टर्म ट्रेंड है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है, वो लंबे दौर तक ये स्ट्रॉन्ग मार्केट, स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग पे होगा। तो हम लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियोज देखेंगे, वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज देखेंगे, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है उन पोर्टफोलियोज, उन स्क्रिप्ट्स को देखेंगे। और आपको खेलने के लिए, मजा के लिए और अल्फा के लिए आप यहाँ वहां कर सकते हो, पर जिनको कंजर्वेटिव, डिफेंसिव, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी करना है, मैं आशा रखता हूं कि ये सब मल्टी बैगर हो जाए। आशीष जी, एक और सवाल यहाँ पर आगे जाते हुए, जिस तरह से PM ने अपील की है अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, एडिबल ऑयल कम यहाँ पर किया जाए, ऑफ कोर्स कार पूलिंग की जाए, किसी तरीके से कैट को यहाँ पर डिक्लाइन नीचे लेके आया जाए। अब क्योंकि क्रूड में गिरावट आ चुकी है, अवेलेबिलिटी शायद कच्चे तेल की अच्छी होगी, सभी लोग यहाँ पर अब सरप्लस की बात कर रहे हैं इस साल में, और अगले साल तो ग्लट की बातें होने लगी हैं कि ईरान से, UAE से, मिडल ईस्ट का तेल आएगा। आप देखेंगे वो एक पूरा का पूरा नजरिया या व्यू पॉइंट चेंज होता हुआ? देखिए, ये डील तो साइन हुआ है और हम सब मानते हैं कि फिलहाल ये युद्ध खत्म हो गया है, मगर मैं तो सतर्क रहूंगा, क्योंकि ये युद्ध कहीं ना कहीं
सुलगता रहेगा। आज भी यूक्रेन का युद्ध जो है सुलगता है। तो ये आगे जो कालखंड है, ये सतर्क रहने का कालखंड है। ये कालखंड है जहाँ पर थोड़ा बचत करके रखें, अनावश्यक जो खर्चा ना करें और खासकर मैं समझता हूँ कि सोने के बदले इक्विटी में डालें और सोच समझ कर जो भी काम करें, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ एनी एंडेमिक शॉक्स। ये तो जारी रहेगा। हमें द ओनली थिंग अनसर्टेन द थिंग अनसर्टेन इज अबाउट अनसर्टेनिटी। तो ये तो जारी रहेगा। हमें इससे सीख लेनी चाहिए और आगे चलते रहना चाहिए। पॉइंट टेकन। आशीष जी बहुत शुक्रिया, आदित्य जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी सारे जेम्स वहाँ से आते हुए इक्विटी ज़्यादा बेहतर लगता है फिलहाल। गोल्ड में उन्होंने कहा यूएस ईरान का जो युद्ध है एज ऑफ नाउ खत्म होता हुआ नजर आया है। अगले 60 दिन तक लगातार बातचीत रहेगी, लेकिन कुछ शायद ये बैकग्राउंड में सिमर करता रहेगा, सुलगता रहेगा। वेल, ये एक स्टेटमेंट है जो हमने कई जगह से आते हुए देखी है। हमारे साथ अब केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया हैं। अजय, आपको भी लगता है कि एक डील तो हुई है जिसका असर एक नीजोक रिएक्शन के तौर पर हमने क्रूड प्राइसेस पे आता हुआ देखा है, लेकिन इट्स नॉट अ डन डील। ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। नमस्कार मनीषा जी। हाँ बिल्कुल, डील तो हुई है, बट कल भी एक स्टेटमेंट आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डील तो हम कर रहे हैं बट हम अटैक भी कर सकते हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है इजराइल, बिकॉज जो नेतन्याहू जी के स्टेटमेंट थे उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि मुझे इग्नोर किया गया है या इजराइल को इग्नोर किया गया है। और अभी भी लेबनान पे कुछ अभी अपडेट्स आ रही है कि कुछ ना कोई एयर स्ट्राइक ये चल ही रहे, तो डील तो हो सकती है। लेकिन जो 60 दिन का एक आगे का जो टाइम है वहां पे मुझे डाउटफुल लगता है, क्योंकि जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो न्यूक्लियर को लेकर ही हुई थी और अभी भी उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कल मोस्टली कल तक ये डील का हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से जो रिस्क प्रीमियम था क्रूड में वो निकलता हुआ दिखाई दिया, बट चीजें मेजरली चेंज नहीं हुई। तो आई थिंक क्रॉस फिंगर डोनाल्ड ट्रंप के मूड क्या होने वाले और अगले हफ्ते क्या होने वाला है। बट ओवरऑल मुझे लगता है विक्स अभी भी बढ़ा हुआ, डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर आ चुका है और कल फेड की भी जो अपडेट है उसके बाद सोने पे भी अब प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, डॉलर इंडेक्स की जहाँ तक बात है, हमने 100 के लेवल्स यहाँ पर वापस आते हुए देखे हैं और वो फुटेजेस आप देख सकते हैं ईरान यूएस डील की साइन अप की होती हुई। जिस तरह से ये डील हुई है अजय जी, और ऑफ कोर्स एक और साइनिंग यहाँ पर स्विट्जरलैंड में अभी होनी बाकी है जो कि कल है, फ्राइडे 19 जून को। अगले 60 दिन अगर आपको क्रूड में कोई पोजीशन लेनी हो तो क्या करेंगे? काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे ज्यादा मंदी नहीं दिखती है, क्योंकि आप एक समझिए कि वॉर प्रीमियम खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी अगर सपोज सब चीज सेटल डाउन होती है तो डिमांड इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अभी भी जो रूट्स है उनको सबको नॉर्मलाइज होने में मुझे लगता है 1.5-2 महीना आराम से लगेगा। तो टाइमिंग तो मुझे लगता है कच्चे तेल इसका इमीडिएट नी रिएक्शन डोमेस्टिक मार्केट में 6,700 6,800 के बीच में दिख जाएगा, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखती ओवरऑल। ब्रांड भी मुझे लगता है प्राइजेस वापस 82-85 के करीब आकर होल्ड हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, बट करंट लेवल से तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग करनी चाहिए। यस, हमने क्रूड प्राइसेस में बहुत बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। वो आप देख सकते हैं 3 महीने के हाई से 24% तक की गिरावट है। वेल एक्चुअली अगर पिछले 20-22 दिन ही देखे जाएं तो 25-26% की गिरावट यहाँ पर कच्चे तेल में अपने हाई से आती हुई नजर आई है। 120 के लेवल से 78 के लेवल, 78 पिछली बार हमने 1 मार्च को आता हुआ देखा था, तो जोरदार गिरावट के साथ कारोबार। अब आते हैं हम यहाँ पर यूएस फेड की मीटिंग पर। अजय जी, केविन वॉश की पहली मीटिंग थी और हॉकिश स्टेटमेंट यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन डॉट प्लॉट पे एक 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक बाजार मान के चल रहा है। बिल्कुल, जो वोटिंग हुई थी उसमें 0.25 का तो है, बट 0.5 की भी अगर हम देखें तो 6 मेंबर्स ने वोट किया है, जो एक पुष्टि करता है कि 0.25 तक का रेट हाइक होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और डॉलर इंडेक्स में भी जो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, तो मुझे लगता है इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो अब गोल्ड पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले 2 साल से रेट कट की और रेट पॉज की जो अपडेट्स थी उसके बाद हमने ये बड़ी रैली देखी। बट खाली थोड़ा सा कॉन्ट्रा ये है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो नए अपडेट्स आए, जिसमें सेंट्रल बैंक ने 45% बताया कि हम गोल्ड ऐड करेंगे, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अभी भी गोल्ड को काफी स्ट्रांग रखता है, बट शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। मुझे लगता है कि वापस $4,000 और उसके नीचे जाने की तैयारी होते हुए दिखाई देगी, जिस ढंग से रेट्स के जो अपडेट आए हैं फेड के। वेल जी हाँ, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स हल्की सी तेजी के साथ कारोबार, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि बहुत लंबी ये तेजी चलेगी ऐसा बाजार को लगता नहीं है। डॉलर इंडेक्स आज बेहतर है और हॉकिश स्टेटमेंट यहाँ पर यूएस की तरफ से आया है, जिसका असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। सोने में आपको गिरावट नजर आती है क्या? ये हाल चांदी का देखेंगे हम?
हाँ, बिल्कुल मुझे दोनों ही काउंटर में फॉल और ज़्यादा बढ़ता हुआ ओके। दिखाई देगा, क्योंकि चार्टिकली अगर अपन पैटर्न देखते हैं तो हायर लो पैटर्न्स बने हुए हैं। यहाँ पे हमने देखा कल मार्केट 4380 का स्पाइक करता है, शाम को वहां से गिरावट लेता है, तो गोल्ड में मुझे लगता है कि 4150 4160 का इमीडिएट टारगेट। वहीं चांदी 70 के नीचे अब सस्टेन करना स्टार्ट कर चुकी है, तो अनलेस अंटिल 74 का लेवल ब्रीच नहीं करती है, मुझे लगता है 62 50 तक के लेवल अगले हफ्ते में देखने मिल जाएंगे। दोनों ही काउंटर में गिरावट रहेगी। मेटल्स कैसे देखेंगे अजय जी, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है, डायरेक्शन लेस ट्रेड बेसिकली, लेकिन 1% की गिरावट कॉपर में और यही हाल काफी हद तक जिंक में। रेप्लिका है, सोने चांदी की जो गिरावट है वो इसमें भी दिखेगी। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी है। मई में जो सल्फरिक वाली स्टोरी थी, उसके बाद हमने पूरी बेस मेटल में जंप देखा था। लॉन्ग टर्म कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है, बट टाइमिंग मुझे लगता है जून के 10 दिन और जो बचे हैं उसमें गिरावट रहेगी, जहां पे जिंक 370 के नीचे प्रेशर में है, कंटिन्यू 370 पे बेचिए, 378 का स्टॉप लॉस, 356 तक के टारगेट मिलेंगे। कॉपर में हमने देखा कि 1400 का लेवल मिस आउट करके गिरावट ले रहा है। करंट लेवल से भी अगर बेच के चलते 1360 के स्टॉप लॉस से 1280 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। एल्यूमिनियम में एक बेरिश हार्मोनिक बना है जो 397 से एक्टिव है, और जो स्टोरी हमने जंप अप देखी थी, अब सीज फायर हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से एल्यूमिनियम में भी दबाव बढ़ेगा टेम्पररी, जो 442 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम तीनों में हम टेम्पररी गिरावट देख सकते हैं। ऑलराइट, तो गिरावट सिर्फ सोने चांदी में नहीं, मेटल्स में भी देखने को मिल सकती है। जहां तक कच्चे तेल की बात है, गिरावट इतनी आ चुकी है कि शायद थोड़ी सी बेरिशनेस यहां पर कम होती हुई नजर आए। लेकिन अब हमारे साथ टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया मुंबई यूनिट के सेक्रेटरी हरीश पारिक जुड़ चुके हैं। हरीश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जिस तरह से हमने यहाँ पर यूके इंडिया का एफटीए की बात हुई है, अपडेट आ गई है, एक्सपेक्टेशन है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स यूके में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव कैसा देखते हैं? सेंटिमेंट पॉजिटिव तो एक्चुअली फाइनल डील होने के पता ही बाद में ही पता चलेगा अपने को, उसके तब तक हम लोग बोलना वो थोड़ा जल्दी है। तो लेकिन फिर भी हमारा जो पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं और दोनों तरफ से फॉरेन मिनिस्टर बात हो रहे हैं, तो पॉजिटिव थिंक होना चाहिए डील मेरे हिसाब से। हरीश जी, एज ऑफ नाउ यूके के साथ कितना काम होता रहा है, और अब अगर ये डील हो जाती है और हम वो ड्यूटीज कंसिडरेबली वेव ऑफ होता हुआ देखते हैं, तो कितना फायदा यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ही ज़्यादा फोकस है पीयूष गोयल जी का, और ज़्यादा करके बाकी का मेटल में और उसमें हो सकता है, लेकिन टेक्सटाइल में का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट आ रहा है समझो चाइना से और ये सब, और अगर हमारे हमारे साथ ट्रेड डील हो जाती है तो अपना जो मूवमेंट है वो एकदम फ्री फ्लो हो जाएगा, और अपना जो ट्रेडर्स है उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। कुछ नंबर्स शेयर कर पाएंगे हरीश जी कि कितना फायदा हो सकता है, कितना ट्रेडिंग अभी यूके के साथ होता है? अभी अभी तो कुछ 50-60% हो रहा है, तो और 10% बढ़ने का चांसेस है, 70% के आसपास हो जाएगा। ओके, जिस तरह के नंबर्स हम फिलहाल यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, कैसे देखेंगे आप ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, और उसमें यूके का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? यूके की बात कर रहा हूँ कि 70 का 80% के आसपास होना चाहिए अपना। जी हरीश जी, हम कितना मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका यूके का कितना कंट्रीब्यूशन उसमें है, जो आप कह रहे हैं 10% बढ़ जाएगा? यूके का अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको अभी 70 या 80% तक यूके का अपना कंट्रीब्यूशन है, और ओके, वो उसमें 8-10% बढ़ सकता है। ऑलराइट, और बाकी ज्यादा कंट्रीज अपना में आशा नहीं रख सकते। पॉइंट टेकन। हरीश जी, Yes. बाकी कंट्रीज में किस तरह से एक्सपोर्ट्स हैं और किस तरह का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा है, किस तरह के टारगेट्स इस वित्त वर्ष के लिए हैं? ज्यादा करके हमारा टारगेट वियतनाम में हमारा जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है, तो वो सब कंट्री में हमारा नेबर कंट्री में हमारा ज्यादा जा रहा है। इवन इवन नेपाल में जा रहा है हमारा प्रोडक्शन, और यूरोप कंट्री में तो कम जा रहा है, लेकिन अपना क्या बोल सकते, बांग्लादेश में ज्यादा जा रहा है। जी, तो FY26 में किस तरह के एक्सपोर्ट्स थे? FY27 में ओवरऑल नंबर क्या रहने की उम्मीद है? वही सब 85 पकड़िए, 85% तक। ओके, एंड जहां तक कॉम्पिटिटिवनेस की बात है हरीश जी, उसे कैसे देखते हैं, कितना कॉम्पिटिटिव है इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट? कॉम्पिटिटिव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अपने अपने पास में ही चाइना है, और चाइना का जोर ज्यादा है।
चाइना के कंपैरिजन में क्यों उनका प्रोडक्ट में थोड़ा सस्ता भी रहता है चाइना का प्रोडक्ट, वो हिसाब से अपने को थोड़ा कंपटीशन में खड़ा रहना अपने लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपना क्वालिटी के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट ज्यादा जा रहा है, पॉइंट टेकन। वो लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं इंडिया को। ऑलराइट, तो अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट है यहाँ पर, और यूके के साथ जब एक्चुअली हो जाएगा, डिटेल्स हमारे सामने आएंगी, तो उसके बाद जैसे हरीश जी ने कहा कि 10% तक यहाँ पर एक्सपोर्ट्स यूके को और भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो अजय, आपकी क्या सेंस है, क्योंकि एफटीएज हो रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव है, साथ ही साथ एल निनो मॉनसून को लेकर चिंताएं यहाँ पर हैं, किस तरह का टॉप एग्री ट्रेड्स देखेंगे आप? तो 3 चीज मुझे लगता है कि इसमें वॉचफुल है। पहला है, यस ट्रेड को इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे एफटीए साइन हो रहा है वो कहीं ना कहीं एग्री एक्सपोर्ट के लिए बूस्ट करेगा। इनफैक्ट गवार के एक्सपोर्ट के नंबर भी हमने काफी अच्छे देखे। दूसरा है एल नीनो सुपर एल नीनो में बदलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आज 18 तारीख हो चुकी है, मुंबई में बारिश की एक बूंद नहीं है। तीसरा है, जो कमोडिटी की सुपर साइकिल में चौथा कड़ी आती है वो एग्री कमोडिटी की आती है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे ये तीनों चारों चीज मिलकर मुझे लगता है एक जबरदस्त तेजी का माहौल बनाती है। उसके परिणाम हमने देखे ही हैं। सबसे पहले मसाले ले लेते, जहाँ पे धनिया 13,800 का लेवल हमने 2 महीने पहले टच किया था 14 साल के हाई पे। अब हमने देखा प्राइजेस 14,500 के करीब पहुंच गया है। यहाँ पे बैलेंस शीट काफी ज्यादा टाइट है। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट सीज फायर की न्यूज के बाद पूरे मसाले पैक में तेजी है। 13,800 पे वापस मिले, लेके चलिए। 13,000 का स्टॉप लॉस लगाई, लेकिन इस बार टारगेट 15,500 का लेके चलिए, बिकॉज एक्सपोर्ट कैरियर स्टॉक बहुत मिनिमल है, पाइपलाइंस पूरी तरह एम्प्टी है, तो सबसे बेस्ट पिक मुझे धनिया लगता है। वहीं हल्दी की सोइंग बढ़ते हुए इस बार दिखाई देगी, बट एल नीनो का इम्पैक्ट इस पे भी आता हुआ दिखाई देगा। प्राइजेस बार बार में कोशिश कर रही है ब्रेकआउट का, बट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा वीक बार बार में हो रहा है। बट टेम्पररी मुझे लगता है कि ये तेजी के रुख में ही रहेगी। 16,000 के करीब आए लेके चलिए, 15,500 के स्टॉप लॉस से टारगेट 17,500 का लीजिए। ये आप 10-12 दिन का व्यू लेके चलिए। जीरे में हमारे पास कैरियर स्टॉक काफी अच्छा है, प्राइजेस 19,000 तोड़ते तोड़ते बचा है, रिकवरी आई है सभी मसालों के साथ साथ। यहाँ पे भी 20,200 तक लेके चलिए, 19,800 के स्टॉप लॉस से 21,500 तक का टारगेट रहेगा। वहीं सबसे हॉट कमोडिटी मुझे गवार कॉम्प्लेक्स लग रहा है। यहाँ पे हम अच्छे ब्रेकआउट के एकदम दर्ज पे बैठे हुए हैं। 6100 पे गवार सीट लेके चलिए, 5900 के स्टॉप लॉस से 6,800 के टारगेट रहेंगे, जो हमें अगले 10-12 दिन के अंदर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। गवार गम में भी 11,500 पे लेके चलिए, 11,200 के स्टॉप लॉस से 12,500 का टारगेट रहेगा। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर एग्रीकल्चर में अच्छे खासे हैं। अजय जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे ऑन स्ट्रीट। Bonds present Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और भारतीय बाजारों पर दो खबरों का यहाँ पर बड़ा असर आज होता हुआ नजर आ रहा है क्रॉस एसेट क्लासेस, लेकिन स्पेशली बॉन्ड मार्केट्स में। एक तो ये कि यूएस ईरान डील हो चुकी है और कच्चे तेल के प्राइसेस में हमने लगातार गिरावट आते हुए देखी है। $78 के नीचे के प्राइसेस हैं, जो कि 3 महीने के लोज पर हैं, और 15% की गिरावट एक हफ्ते में अब कच्चे तेल में देखने को मिल चुकी है। दूसरी खबर यह है कि यूएस फेड ने नहीं किया ब्याज दरों में बदलाव, लेकिन उन्होंने यह हॉकिश एक स्टांस यहाँ पर जरूर बताता हुआ नजर आया है। तो फेड के हॉकिश रुख का यहाँ पर हमने मार्केट्स में असर भी पड़ता हुआ देखा है। अगर बॉन्ड्स की बात की जाए तो हल्की सी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। वो सीमित इसलिए हुई है क्योंकि यूएस की तरफ से हमने हॉकिश मूव्स आते हुए देखे हैं। डॉलर इंडेक्स को अगर देखा जाए तो ये एक बार फिर से 100 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसका प्रेशर हमने यहाँ पर अक्रॉस मार्केट्स आता हुआ देखा है। साथ ही साथ बैंक्स ने एक्सपोर्टर्स की तरफ से डॉलर्स की बिक्री की है, तो कुछ फायदा रुपया का उसमें बनता हुआ नजर आया। लेकिन मार्केट्स अब एक दो चीजों को देखेंगे। एक तो ये कि अगले 60 दिन अब कैसे रहने वाले हैं। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यहाँ पर चर्चा होगी, साथ ही साथ क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टोल फ्री होगा, इस पर भी बात होगी, और आगे जाकर इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे आते हैं उस पर भी एक बाजार की नजर रहेगी। हैविंग सेड दैट, एफसीएनआर डिपॉजिट्स बाजार को बाहरी झटकों से सपोर्ट देते हुए नजर आए हैं। स्ट्रॉन्गर नंबर्स हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं। अगर आप एफआईआईज की तरफ से देखें तो 9 दिनों में करीबन $2.2 बिलियन का निवेश यहाँ पर हुआ है। तो कॉर्पोरेट्स और बॉन्ड मार्केट्स में हमने यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में तेजी आते हुए देखी है। डिजिटल निवेश बढ़ने से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ी हैं। रिटेल इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। ओवरऑल 30% का इजाफा यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में देखने को मिला, जो कि कुल टर्नओवर को यहाँ पर अब रिकॉर्ड हाइस पे ले आया है 22.07 लाख करोड़ तक के।
साथ ही साथ कमर्शियल पेपर में भी हमने यहाँ पर एक बढ़त आते हुए देखी है। लोकल कॉर्पोरेशंस की तरफ से यहाँ पर भी रुझान बढ़ा है। शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स में हमने एक बढ़त आते हुए देखी है और कंपनीज ने यहाँ पर 1920 कमर्शियल पेपर्स के द्वारा 4.40 लाख करोड़ जुटाए हैं 1 अप्रैल से 15 जून के बीच में। तो क्लियरली चाहे वो वॉल्यूम्स है, इनफ्लोज है, ट्रेड्स है, इशुएंसेस हैं, सभी के सभी नंबर्स हमने वहां पर बॉन्ड्स में, स्पेशली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बढ़ते हुए देखे। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.